हेलो गाइस। तो मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ। इस बार हम लोग बात करेंगे इंटरव्यूज़ के बारे में, स्पेसिफिकली पीएसयूज़ के इंटरव्यूज़। और इस इंटरव्यू का जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बन के आता है। जब आप पीएसयू सिलेक्शन की बात करो तो जब भी आप गेट एग्ज़ाम लिखते हो तो हर आप पीएसयू आपसे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद गेट के स्कोर पे और वो आपसे जीटी करवाते हैं और इंटरव्यूज़ करवाते हैं। मैंने अपने लास्ट 1-2 सालों में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और मोस्टली मैंने क्रैक किया है। मैं बता सकता हूँ आपके पास, मैंने 9 इंटरव्यू दिए हैं टोटल, प्राइवेट और ये पीएसयूज़ को मिला के, जिसमें से ऑलमोस्ट सभी में मेरा सिलेक्शन हो गया है। पीएसयूज़ की बात करा जाए तो बार को छोड़ के मैंने सारे इंटरव्यूज़ को क्रैक किया है। और लेटेस्ट मैंने अभी एक गुड न्यूज़ समझ लो आप सभी के लिए कि मैंने अभी ओएनजीसी का भी इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। और दिस टाइम आई हैव बिकम अ मटीरियल मैनेजमेंट ऑफिसर एमएमओ इन ओएनजीसी। तो जल्दी मैं अपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन से मूव करूँगा ओएनजीसी में। ये गुड न्यूज़ आपके पास सबके ज़रूर खुश किया होगा, तो आप लोग भी ट्राई करो। तो इंटरव्यू से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा से एक बात याद रखना है कि आपका रैंक जितना भी हो, आपको फॉर्म्स सारे भरने हैं। मैं यहाँ पे कोई भी बकवास बात नहीं करूँगा या वैसा बात नहीं करूँगा कि जो सब्जेक्टिव हो, कि आप पे डिपेंड करता है या आपका मन मर्जी पे वो है, आपका मन पे डिपेंड करता है, ऐसा बात नहीं करूँगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिस्प बात करने की कोशिश करूँगा, जो मेरा पर्सपेक्टिव है। तो सबसे पहला तो यही है कि कोई भी रैंक कम नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करो तो आप सोच रहे हो कि अंडर 100 को ही मिलेगा पीएसयूज़, बट ऐसा नहीं है। आप अंडर 200 हो, 300 हो, पीएसयूज़ कंफर्म आपको अच्छा मिलेगा। 500 के अंदर हो फिर भी आपको पीएसयू मिलेगा। इवन 800 900 हो गए, 1000 तक भी अगर रैंक अगर आपका है गेट में 23 में, तो आपको पीएसयू कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मेरे एक फ्रेंड को जनरल कोटा में 833 रैंक पर ओएनजीसी का कॉल आया, वो भी फाइनल कॉल, मतलब इंटरव्यू क्रैक कर लिया है उसने। ऐसा कोई नियम है कि आप मत भरो। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, बिना आँख बंद करके सारे के सारे पीएसयूज़ का फॉर्म भरोगे, और चाहे आपको उसमें इंटरेस्ट हो या नहीं हो, आपका लग रहा हो उसमें चांस हो या नहीं हो, लेकिन आपको फॉर्म ज़रूर भरना है और जाके उसका इंटरव्यू देना है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो शॉर्टलिस्ट होना अपने आप में बड़ी बात है। और शॉर्टलिस्ट होने के बाद जब आप इंटरव्यू दोगे तो वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस की तरह आपका ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था ऑफलाइन इंटरव्यू पीएसयू का बार्क में, और मैं पढ़ा किया था, मेरा कॉन्सेप्ट नॉर्मल था। बट जब मैं उनके सामने ऐसे गया और उन्होंने ऐसे बोर्ड के सामने मुझे खड़ा कर दिया और उन्होंने पूछा 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो मैंने बताया जो मैंने याद करके गया था। बट जब उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो मेरे को क्लिक नहीं किया बहुत सारे क्वेश्चंस को, और एक बार फ्लो नहीं बनता है तो फिर धीरे धीरे पीछे छूटते जाता है। उन्होंने ऐसा ऐसा सवाल किया जो मेरे को वहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था, टफ क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ओवरऑल मैंने वो इंटरव्यू पूरा रुइन कर लिया अपना, क्योंकि मुझे वहाँ पे आंसर नहीं आ रहा था। ऑल्दो बाद में निकलने के बाद मुझे को रियलाइज़ हुआ कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा क्या क्या मेरा क्वेश्चंस पूछा गया था बाद में कभी, है ना। तो बार्क का इंटरव्यू ऐसा था, बट ये जो एक्सपीरियंस था, मुझे पता था मुझे बार्क में नहीं जाना है, बट इसका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था अपने आप में मेरे लिए मोरल बूस्ट कर लिया। एक इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू मैंने नहीं क्रैक कर पाया, उसके बाद वो एक्सपीरियंस की वजह से मैंने एनपीसीआईएल क्रैक किया, गेल को क्रैक किया, ओएनजीसी को क्रैक किया, तीनों का तीनों पीएसयू को क्रैक किया। और भी इंटरव्यू के बेसिस पे ही मैं बता सकता हूँ कैसे। एनपीसीआईएल सिर्फ इंटरव्यू का वेटेज देता है, तो उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू का वेटेज था। गेल में मैं लिस्ट का टॉपर था, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन मेरे ऊपर कोई नहीं था, तो आप बोलोगे कि रैंक के वजह से है, बट हाँ रैंक की वजह से है, बट इंटरव्यू में भी मैंने अच्छा किया होगा, इसीलिए मुझे गेल का लिस्ट टॉपर बनाया गया। इसके अलावा ओएनजीसी में मैंने कैलकुलेट किया है, मेरा 14 आउट ऑफ 15 मार्क्स है। तो ओवरऑल मैं इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में बहुत चीज़ कर लूँगा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ का बात करें, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का इंटर्नशिप मैंने क्रैक किया, एनवीडिया, सिरल सिस्टम, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड में भी मैंने इंटरव्यूज़ को क्रैक किया। तो मैं एक बेटर आपको आइडिया दे सकता हूँ इंटरव्यू के बारे में। तो पहला चीज़ तो ये कि फॉर्म सारे भरने हैं। इंटरव्यू में जाना, मतलब इंटरव्यू का प्रिपरेशन पहले बता देता हूँ, इंटरव्यू में जाने के बाद में बताता हूँ। तो इंटरव्यू में जो आपसे किया जाएगा, आपको जो करना है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, वो है जो
स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, उसके सारे के आंसर आपको अपने बाय हार्ट थोड़ा फ्रेम करके रखना है। बस एक दो बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको कि आपका जो आंसर्स होगा वो यूनिक हो तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो कि सेम जो आंसर एक्सपेक्ट करेगा उससे थोड़ा हट के आंसर दोगे आप तो वो बहुत अट्रैक्टिव होगा। इसके अलावा ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ ऐसा आप झूठ बोल दोगे कि जो आप में नहीं है वो चीज़ लिख दो, बट ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना। बट आप जो फील करते हो वही लिखना। इसके अलावा ये जो एचआर के क्वेश्चन है आपको ऐसे प्रिपेयर करने हैं कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन ही बता दूंगा क्या क्या आपको पूछा जाएगा। तो फिलहाल इसके अलावा आपको ये जो अपना जो भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाओगे उसके बारे में पूरा पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? तो इंटरनेट से पढ़िए, सबसे ट्रस्टेड सोर्स है आपका उसका कंपनी का वेबसाइट, उसके अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे पढ़िए क्या क्या है। वो थोड़ा बड़ा चौड़ा करके लिखे हुए रहते हैं, तो आप उसमें से छोटा छोटा पॉइंट्स निकालिए। उसका 2-3 चीज़ मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। बिजनेस वर्टिकल्स पढ़ लेना, किस किस बिजनेस में है, उसका कॉम्पिटिटर्स कौन है, उसका सब्सिडरीज कौन है, ये कर लिया। प्रॉफिट कितना रहा है लास्ट ईयर में, CMD का नाम क्या है, विजन मिशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको कंपनी के बारे में, और ये लिख के रखना है आपको, एक नोटबुक बना के लिखना बड़ा सा कि HPCL इंटरव्यू, उसमें फिर HPCL के ऊपर सारे चीज़ें, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, कितना एम्प्लॉयज़ है, वहाँ का फीचर क्या है, तो वो चीज़ पहले से पढ़ के जाना और अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप बोलोगे तो PSUs और ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में थोड़ा करंट अफेयर्स रखना ज़रूर कि ऑयल का दाम क्या है आज, ये नया इन्वेंशन क्या है, मोदी जी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, उसके CMD ने क्या बताया है। तो कुछ ऐसा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ न्यूज़ है तो अगर आप रखोगे, वैसे ये सब ये करंट अफेयर्स वाला बात मतलब वो लोग पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस में तो नहीं पूछे, बट अगर आप ये पढ़ के जाओगे और वो ना भी पूछे फिर भी आप अपने तरफ से भी बता दोगे तो दे विल बी सरप्राइज एंड दे विल बी वेरी हैप्पी कि आपको ये सब चीज़ नॉलेज है, तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा, है ना। तीसरा चीज़ है कि इंटरव्यू का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये नहीं कि लिख लिया और वो मन में प्रैक्टिस किया, नहीं, आपको स्पीक आउट करना है, मुंह से बोली को निकालना पड़ेगा, है ना, वरना प्रैक्टिस नहीं होगा। कोई भी आप इंट्रोडक्शन ले लो या कोई भी चीज़ का आंसर ले लो, ठीक है, आपको मुंह से बोल के ही प्रैक्टिस करना है। मतलब या तो शीशा के सामने कर लो, या तो किसी मेंटर को, फ्रेंड के साथ, मदर फादर के साथ, जो भी आपके साथ अवेलेबल जो कर सकते हो उसके साथ कर लो। वरना आप चाहो तो कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, जो आपको प्रैक्टिस करवा देगा। वैसे मैं अपने कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, मैंने योरपीडिया को लिया था। मेरे को ऐसे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस तो था, बट एक सेफ साइड के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए ज़रूर योरपीडिया को चूज़ किया था, और उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस का मुझे बहुत फ़ायदा तो हुआ। वैसे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस तो वो नहीं पूछ पाते, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको एकदम उस माहौल में ले जाएंगे, बट हाँ, आपका आंसर सुनने के लिए कोई वहाँ पे रहता है और एक गाइडेंस रहता है आपके ऊपर, आपका प्रैक्टिस करवाने के लिए कम्युनिटी होता है। तो हाँ, फ़ायदा होता है कुछ, बहुत एग्जैक्ट वैसा इन्वायरमेंट तो नहीं मिलता, बट हाँ, कुछ फ़ायदा होता है। तो आप चाहो तो कुछ इंटरव्यू गाइडेंस के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, योरपीडिया के मैंने किया था, तो ये कर लिया आपने वहाँ पे। हाँ, अब मैं बता देता हूँ कि इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए। जैसे कि 2-3 ट्रिक्स में मतलब बता देता हूँ। जैसे आपसे कोई किसी ने पूछा कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स बतानी है, लेट्स से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पूछ लिया, तो ऐसा मत करना कि आप बहुत कम बोल रहे हो या बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, या फिर मतलब ऐसा टाइप का। ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं कि या तो बहुत कम बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि कम बोलने में मतलब कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने बस येस नो किया आंसर, या सिर्फ उतना आंसर दिया, खत्म हो गया, तो कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर पूछ रहे, तो वो भी थोड़ा बोर हो जाते हैं ऐसा। तो आपको उनका जो है ना, इंटरव्यूअर के तरफ देख के उनके हिसाब से आंसर को उसी समय मॉडिफाई करना होता है। मैं बता दूं कि ये जो इंटरव्यू का जो देने का तरीका है ना, वो एक गेम ऑफ चेस है। गेम ऑफ चेस मतलब कैसे? तो आप घर से सारा मूव्स चेस का याद करके नहीं जाते हो कि ये बोलेगा तो ये करना है, ये करना है। आप शुरू का एक दो मूव्स आप याद करके जाओगे, शुरू में ये चलूंगा, उसके बाद तो फिर जैसा गेम होगा उस हिसाब से मैं उसी समय सोच के वो नेक्स्ट मूव चलूंगा। तो इंटरव्यू ऐसा ही है। अब शुरू में कुछ क्वेश्चंस याद करके जाओगे, इंट्रोडक्शन अपना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने के बाद एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया जिसके ऊपर उन नेक्स्ट क्वेश्चन कर सके, कुछ ऐसा इंक्विजिटिव कि आपने ये ट्रेनिंग किया है इनके यहाँ, तो चाहे तो वो उससे पूछ ले, या प्रोजेक्ट को मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन में तो वो मेंशन कर दे। तो ओवरऑल ये लोग फिर उससे ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आगे का क्या क्वेश्चंस आएगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे।
तो वो चीज़ गेम ऑफ चेस जैसा है कि वहीं पे आपको जाके सोचना है कि क्या आंसर देना चाहिए। इसका 2-3 थंब रूल जो मैंने किया है वो है कि आप जैसे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस लिखा, तो स्ट्रेंथ्स में आपने 4 पॉइंट्स नोट कॉपी में नोट कर लिया, वीकनेसेस का 3 पॉइंट्स नोट कर लिया। ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस लगाने की स्ट्रेंथ्स में ज़्यादा पॉइंट नोट करना, वीकनेस में थोड़ा कम करना। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस में थोड़ा सा ऐसा चीज़ बताना स्ट्रेंथ में जो उनके कंपनी के काम में हो, और वीकनेस में कुछ ऐसा मत बताना जो उनके कंपनी के अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। कुछ पर्सनल चीज़ें बता सकते हो जो उनके रिलेवेंट रहे भी ना। और देखना उस सिचुएशन में कि क्या मैं सारा स्ट्रेंथ्स बोलूँ यहाँ पे या फिर थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, कि ऐसा नहीं आपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस याद किया बट वहाँ पे क्वेश्चन को वो चेंज कर देंगे कि वाई डू वी सेलेक्ट यू, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो उस क्वेश्चन में भी स्ट्रेंथ्स आप बताओगे, मतलब समझ रहे हो आप, क्वेश्चन को चेंज भी कर दोगे फिर भी आप ये सब पॉइंट जो आपने नोट किया है इस क्वेश्चन का पॉइंट उसमें आप चिपका सकते हो। तो फिक्स मत करना कि इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर है, उस क्वेश्चन के लिए यही आंसर है, और या फिर आपने पहले कुछ बोल रखा है ड्यूरिंग इंटरव्यू कि मेरा ये स्ट्रेंथ रहा, उसके बाद आप स्ट्रेंथ में वही चीज़ बताओगे तो वो अच्छा रहेगा। यूनिक चीज़ बताना स्ट्रेंथ में, जैसे मैंने बताया, सब लोग क्या बताएंगे, हार्ड वर्क है, सिंसियरिटी है एंड डेडिकेशन, ये सब चीज़ बहुत कॉमन है, मतलब ये सब चीज़ को वो लोग सीरियसली लेते भी नहीं है कि आप ऐसा बोल रहे हो। आप कुछ ऐसा बताओ कि आपके फेवर में, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा इंजीनियरिंग का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मैं अच्छा है पढ़ाई किया हूँ, मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो ये उनके काम भी आया, थोड़ा यूनिक भी रहा। इसके अलावा मैंने बताया कि मैं बहुत मेटिकुलस पर्सन हूँ, मेटिकुलस थोड़ा नया वर्ड था मेरे लिए, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप यही सेम चीज़ लिख दो, बट मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेटिकुलस पर्सन मतलब हुआ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देता हूँ, बहुत ध्यान से काम करने की कोशिश करता हूँ। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है मेरा, बात करने में बहुत आगे हूँ। कैसे, तो मैं ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ बना लेता हूँ, म्यूज़िक कर लेता हूँ, परफॉर्मेंस कर लेता हूँ, तो ये सब चीज़ें आपके लिए, मतलब आप ये बताओगे तो उनको लगेगा कि हाँ थोड़ा यूनिक है, इस पे मतलब थोड़ा वो लोग तवज्जो देंगे। वीकनेस में कुछ ऐसा बता दो कि आपका थोड़ा वीकनेस छलके, लेकिन वैसा ना हो कि आप ऐसा बोल सकते हो कि, ऐसा मत बोल देना कि मैं आलसी हूँ और वो सब डीमेरिट्स में चला जाएगा, वो लोग नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। आप ऐसा बोलो कि मैं थोड़ा इमोशनल पर्सन हूँ, फैमिली से अटैच्ड हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस टाइप का बोल सकते हो। या मैं ओवर थिंक कर लेता हूँ कभी कभी, तो ये सब मैंने बोला था स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस में। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस समझना। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू आर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका अपना पर्सपेक्टिव बताना है, और दूसरा वाई डू वी सेलेक्ट यू, मतलब जिसमें कंपनी को क्या फ़ायदा होगा वो बताना है। तो पहले क्वेश्चन में खुद को क्या फ़ायदा होगा वो बताना है, दूसरे में कंपनी को क्या फ़ायदा, इस दोनों में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर उसमें देने से बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो आप ऐसा मान लो कि वाई डू वी सेलेक्ट यू, मतलब आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, दूसरे कैंडिडेट को क्यों ना सेलेक्ट किया जाए, इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो फिर उसके लिए आप समझ लो कि आप कुछ ऐसा बताओ कि हाँ अब स्ट्रेंथ्स में वो लिखा था कि आपका इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, तो वो आप लिख दो। कम्युनिकेशन स्किल्स आपने बताया था उसमें कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, तो अभी आप बोल दो कि हाँ मेरा बातचीत करने में अच्छा है, तो मेरे आसपास का माहौल को मैं मोटिवेट करके रखता हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करता हूँ, खुद भी मोटिवेट रहता हूँ, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेरे वजह से क्रिएट होता है। ये सब बता दिया आपने ये बताओ कि ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स को अटेंशन देते हो, जैसे मैंने वो अपने स्ट्रेंथ में लिखा था, तो वही चीज़ आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और वो लोग ये भी देखो कि क्या वो लोग 2 पॉइंट सुनने के बाद वो क्या वो डन हो गए, उनका एक्सप्रेशन देखते रहो कि हाँ वो लोग डन हो गए हैं या फिर और सुनना चाहते हैं। अगर वो लोग डन हो गए तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा पॉइंट आपने जो लिखा सारा उनको चिपकाना है, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। अगर उनका एक्सप्रेशन देखना, उनका भाव देखना, और वो उस हिसाब से डिसीजन लेना उसी मोमेंट पे, है ना। हिंदी है कि इंग्लिश, किस में इंटरव्यू दिया जाए, तो मेरा ये मानना है कि दोनों को मिक्स करके इंटरव्यू दिया जाए। वैसे तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते हो, हिंदी और इंग्लिश। तो बट मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता था कि जो का आंसर फिक्स्ड है, ठीक है, और उसको मैं इंग्लिश में आंसर देता था कि जैसे डेफिनेशन हो गया, किसी चीज़ का डेफिनेशन पूछ दिया तो उसको हिंदी में देना मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश में देना। इंग्लिश में हम लोग याद करते हैं तो ईजी होता है। इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बोलने से इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू, हाँ बट हाँ ज़बरदस्ती नहीं बोलना है कि ज़बरदस्ती इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं, भले फंस गए तो आप इंग्लिश में शुरू करो, जहाँ पे भी फंसने लगे तो आप हिंदी तुरंत चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और जो क्वेश्चन ऐसा सब्जेक्टिव हो या उसी समय पूछने के लिए हो, उन क्वेश्चंस को आप हिंदी में टैकल करोगे तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि हिंदी में आप प्रोसेस करना आपके लिए इन्फॉर्मेशन इजी होता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए ऐसा होगा। तो ये लैंग्वेज का है।
इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलोगे? इंट्रोडक्शन में पहले नाम बताओगे, माई नेम इज समथिंग, आई बिलोंग टू, वो हो गया है ना, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम, स्कूल का पूरा नाम बताने का, आई एम डन माई स्कूलिंग फ्रॉम माई नेटिव टाउन, अपना नेटिव टाउन का नाम ले लिया, बस इतना 3 चीज़ बताओगे। इसके बाद कॉलेज को थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे, आई हैव डन दिस इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस कॉलेज, ये बोलोगे। कॉलेज में अगर कुछ अचीवमेंट किया है कि आप इन ड्यूरिंग माई कॉलेज आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट या दिस ट्रेनिंग, इस टाइप का बता मेंशन कर दिया एक लाइन में। इंटर्नशिप किया है जो रेलेवेंट हो वो मेंशन कर दिया। ये सब चीज़ कॉलेज के बारे में बताया। उसके बाद आपने बताया कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आई हैव डन वर्क एक्सपीरियंस विद, आई हैव हैड अ वर्क एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी एज अ वॉट एवर द पोस्ट जिस पे लिए वहाँ काम किए। एकदम शॉर्ट रखना, इंट्रोडक्शन को 1.5 मिनट से ज़्यादा खींचने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट रखना है, क्रिस्प पॉइंट रखना, ज़्यादा नहीं कि परसेंटेज बता रहे हैं, CGPA बता रहे हैं कितना आया, ये सब चीज़ नहीं बोलना है, ठीक है। और लास्टली अपने फैमिली के बारे में बताओ कि आपके फैमिली में कौन कौन है, मतलब आई हैव माई फादर एंड अ मदर एंड लिटिल सिस्टर, तो लिटिल सिस्टर्स और हम लोग ऐसा जॉइंट फैमिली है, सॉरी हम लोग ऐसा न्यूक्लियर फैमिली है, तो पापा हमारे मैनेज करते हैं। बट मैं इस कंपनी में आके फिर यहाँ पे थोड़ा कंपनी का तारीफ करना, मैं यहाँ कंपनी में आके अपने घर का जो फाइनेंशियल सिचुएशन उसको और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, पापा को और उनको गर्व महसूस करवाना चाहता हूँ, ऐसा बोल दिया लास्ट में। लास्टली अपना हॉबीज़ भी बता दिया कि ये मेरा 2 हॉबीज़ है, 2 हॉबीज़ से ज़्यादा मत बताना, और हॉबीज़ भी थोड़ा यूनिक बताना है, ऐसा नहीं कि प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक, ये सब टाइप का हॉबीज़ जनरली दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। थोड़ा यूनिक बताओ कि हाँ मैं स्पोर्ट्स ही खेलता हूँ तो मैं थोड़ा टेनिस खेल लेता हूँ, टेबल टेनिस खेल लेता हूँ, इस टाइप का स्पोर्ट्स बता दिया। और कुछ अलग कुकिंग बता दिया, गार्डनिंग बता दिया, तो कुछ ऐसा हॉबीज़ जो मतलब थोड़ा अलग हो, जो आजकल के जनरली लोग नहीं करते, तो उस टाइप को बताने से एक्स्ट्रा फ़ायदा लगता है ना। होम टाउन बता दिया, वो सब तो शुरू में ही बता देने का, ठीक है। वाई आर यू सूटेबल ऑफ द जॉब, ये बता दिया। और वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब, मतलब जिसमें आपको क्यों ये जॉब ज्वाइन करना, उसमें आप कंपनी का थोड़ा तारीफ करोगे कि ये वर्क कल्चर इतना अच्छा है, ग्रोथ इतना अच्छा है, सैलरी इतना अच्छा है, जो भी है। मेरे को यहाँ मैंने लिख के रखा है, मैंने क्या आंसर है वो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट ना। हाँ, बेनिफिट्स एंड क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट्स में कितना अच्छा फ़ायदा है, सोशल रिस्पेक्ट मिलता है, तो ये सब पॉइंट्स को आप क्रिस्प करके बताओगे कि यस सर ONGC इज़ द बेस्ट एम्प्लॉयर, या जो भी कंपनी आप बोलोगे इज़ द बेस्ट एम्प्लॉयर, है ना। इट टेक्स केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ वेरी मच थ्रू इट्स वेलफेयर स्कीम्स बोल दिया। Also we have a lot of social recognition and respect in the society, and we have all the other all the other taking care of the companies taken by the company, basically employees are taken care by the company, ये सब बता दिया। और फिर लास्टली सर अब मैं पूरा फोकस होके इस कंपनी में आना चाहता हूँ, सो दैट क्योंकि मेरा बाकी सब चीज़ कंपनी ऑलरेडी बेयर कर रही है, तो ये बेस्ट कंपनी है मेरे लिए। और क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग का जो बेस्ट एप्लीकेशन होगा इस कंपनी में आके होगा, तो मैं ज़रूर इस कंपनी में आना चाहता हूँ। तो ये जो लास्ट लाइन मैंने बोला, ये उनको कॉन्फिडेंस देता है कि ये बंदा ये कंपनी में आएगा और छोड़ के नहीं जाएगा। आप बताओ उनको कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, ऐसा करके जोड़ आंसर्स में अपना घुसेड़ो इसको, इस स्टेटमेंट को। इसी वजह से मेरा ONGC में सिलेक्शन हो पाया है। मैंने ये बात बताया था उनको कि मैं आना ही चाहता हूँ, मैं ये कंपनी को छोड़ के आपके कंपनी में आना चाहता हूँ, ऐसा पूरा स्टेटमेंट दे देने का। ये बता दिया। ONGC या जो भी आपका हिस्ट्री थोड़ा बता दिए, कब ONGC बना था, विजन मिशन क्या है, क्या क्या उसका कहाँ का सब्सिडरीज है, ये सब तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो ये हो गया। और क्या, और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट के लिए मैं इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट्स गेट के 14 सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना है तो बस सिर्फ ज़्यादा सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स पढ़ना है, थोड़ा एनालॉग पढ़ लेना है ना, प्रोसेस कंट्रोल के ऊपर थोड़ा पढ़ लेना, वाल्व्स के बारे में पढ़ लेना। उसके अलावा कंपनी के जो रिलेवेंट जो टेक्निकल चीज़ है, जैसे कि गेल का कर लिया जाए तो थोड़ा LPG CNG में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है, क्यों उसको व्हीकल में यूज़ करते हैं, इस टाइप का टेक्निकल सवाल जो कॉमन सेंस पे है, वो सब आप करोगे प्रिपेयर। कैसे करोगे? फिर नेट से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा? कोरा पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा, तो आप लिख दोगे डायरेक्ट कि व्हाटएवर PSU और इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो आपको मिल के आ जाएगा कोरा पे, और वहाँ से आप क्वेश्चंस उठाओ। अगर आंसर दिया तो ठीक है, वरना आप खुद से उसके आंसर को अलग से सर्च करके लिखो। यूट्यूब पे वीडियोस देखो 1-2 मिनट के। सेंसर्स के बारे में अच्छा से पढ़ना है ये सब्जेक्ट्स को, है ना, प्रैक्टिकलिटी की। और आपको सिचुएशंस दिया जाए, जैसे मैंने सब पढ़ लिया सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स में, और बार्क में मुझे पूछते हैं कि आपको अगर बिल्डिंग के छत पे
अगर कुछ कंटेनर रखा है उसका लेवल को नाप के नीचे जो गार्ड बैठा है उस तक वो रीडिंग पहुंचाना कैसे करोगे। तो मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि एक लेवल ट्रांसमीटर ये, लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम को हमारे इस नॉलेज से कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने बताया उनको कि ऐसे डिफरेंशियल प्रेशर वो लगाएंगे, उसमें एक ट्रांसमीटर होगा जिसके वायर के थ्रू गार्ड के पास एक जो स्क्रीन होगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर वो उनको और फिर वो ड्रिलिंग करते हैं कि कैसे कौन सा प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ करोगे, क्यों वो यूज़ करोगे, है ना, उसका रेंज क्या है, अलग अलग चीज़ों का रेंज, थर्मोकपल क्या है उसका रेंज। तो इस टाइप का बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट ओनली कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। तो मोस्टली इंटरव्यूज़ में इतना ही होता है। बाकी एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद तो, और मतलब एक बार इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाए उसके बाद तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद फिर सारा प्रोसेस मेडिकल बहुत ईजी होता है, उसका लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है, आपको एक नौकरी मिलेगी। बट ध्यान रखना कि यही कि जो इंटरव्यूज़ होता है उसका इंपॉर्टेंस रहता है। ऐसा पहले से ही हार मान के नहीं जाना है कि इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मेरा गेट का रैंक कम है, मेरा क्या ही सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ गलत है एक्चुअली में। गेट का रैंक अगर थोड़ा सा आपका नीचे भी है फिर भी आप अगर इंटरव्यू अच्छा दोगे तो सिलेक्शन होने का चांस वहाँ रहता है। ऐसा नहीं, अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन भी, मेरा भी अगर आप मेरे दोस्त का अगर बताया जाए तो बहुत उसका बॉर्डर लाइन पे ही हमेशा शॉर्ट लिस्ट क्लियर होता था, बट फिर भी वो सारे इंटरव्यूज़ को निकालता। मेरा खुद का एमएमओ में बहुत नीचे रैंक पे, बहुत एक मार्जिन से ही मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत हाई रैंक के बाकी ब्रांच के रैंकर्स एक साथ compete करते हैं एमएमओ के लिए ओएनजीसी में। बट फिर भी मेरा अकेले का ही एक शॉर्ट लिस्ट हो पाया, वो भी बहुत लाइट मार्जिन से। उसके बाद भी मैंने इंटरव्यू में 14 में से 15 लाया, फिर जाके मेरा सिलेक्शन हो पाया। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू का वेटेज नहीं होता है, तो वो आप ध्यान रखो। और अगर कुछ पॉइंट छूट गया तो देख लेता हूँ मैं एक बार, मैंने लिख के रखा है। इंटरव्यूज़ को थोड़ा सा ऐसा देने का, वहाँ पे जाना है इंटरव्यू में एक चीज़ याद रखना है कि हम लोगों को अपना बेस्ट पोस्चर में जाना है वहाँ पे, और बेस्ट जो फॉर्मल और एक बहुत एक पॉजिटिव वाइब लेके जाना है। जैसे मैं इंटरव्यू दिया था ओएनजीसी का, उसमें सब लोग ऐसा बोल रहे थे जो गए थे कि हाँ इंटरव्यूज़ मेरा थोड़ा सा ख़राब गया, क्योंकि अंदर में बहुत सारे अंदर में लोग हैं वो रोस्ट कर रहे हैं मुझे। तो वो चीज़ जो रोस्ट कर रहे हैं तो वो मुझे थोड़ा डर लगा, बट हाँ उसको कैसे हैंडल करना है। तो मैं अंदर गया एक स्माइल के साथ रहा कि मैं कम इन सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं, नमस्कार आप सबको। तो ऐसा मैंने बोल दिया उनके सामने। कॉन्फिडेंट रहना है, भले ही थोड़ा फेक कॉन्फिडेंस रहे बट कॉन्फिडेंट दिखना है। नर्वस अगर हो गए तो वो लोग पकड़ तो लेते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत ऊंचे पद के होते हैं, तो नर्वस नहीं होना है। वहाँ पे गए, आप सबको विश किया, सब पहले लेडी को विश किया कि गुड मॉर्निंग मैम, उसके बाद विश किया गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, है ना। तो फिर वो लोग आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये हमारे चेयरमैन है, ये है वो है, जो भी सबके पैनल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और वो लोग शुरू में बहुत ईजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, आपसे आपके बारे में पूछेंगे, तो आप एकदम स्माइल करते हुए कि यस सर, ये आंसर देने का, है ना। उसके अलावा वो जब आप जो क्वेश्चन पूछो, आप लेट्स से गलत बोलो या आप बोलो कि मुझे नहीं पता है, तो उधर से जो जब वो आंसर देते, कभी कभी क्या होता है ना, अगर वो आंसर दे रहे हैं तुम्हें क्वेश्चन का, तो क्यों आंसर दे रहे, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको सिखा देंगे तो वो सीख लेगा। तो आपको ऐसा दिखना चाहिए एटलीस्ट कि आप बहुत अच्छा लिसनर है, उनके क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से सुन रहे हो, क्वेश्चंस भी उनके अच्छे से सुनो। ऐसा ना हो कि उनको रिपीट करना पड़ जाए क्वेश्चंस, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। एक बार में अच्छे से वो लोग स्लो रीडिंग करते हैं, आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, आंसर्स को सुनो। भी मतलब मैं बता देता हूँ आप कैसा दिखने चाहिए आंसर्स को सुनते हो। आप अपने वो रणवीर अलाहाबादिया को तो जानते होगे आप लोग सब, उनका पॉडकास्ट देखते हैं, उनको देखा है आजकल काफ़ी मीम्स भी है कि ऐसे 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 करके सुनते रहते हैं, यस यस करके हाँ मुंडी लाते हैं। तो वो जैसा पॉडकास्ट में अपने गेस्ट्स को सुनते हैं उस टाइप का आपको सुनना है, आपको वैसे ही दिखना है कि मुंडी हिलाते हुए नॉड करना है, आपको स्माइल रखना है और सबको सुनना है। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछे, आप अगर ऐसे चेयर में बैठे हो, तो आपसे अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछे तो आप इधर से आंसर देना शुरू करो कि यस सर, थर्मोकपल्स आर ये वो, उधर फिर उधर देख के एक बार आंसर करोगे कि यस थर्मोकपल्स जो है उनका रेंज सर इतना होता है। इसके अलावा अगर आपको दूसरा थर्मोकपल अगर आपको यूज़ करना, तो आपको चारों तरफ जितना भी लोग है
ड्यूरिंग गिविंग आंसर्स तो एक पॉइंट इसको बोलना, एक पॉइंट दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलना। इनफैक्ट कुछ लोग जो 2 लोग पीछे बैठे रहते हैं उसके लिए बिहेवियर को देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट लोग, आपको उनसे भी इंटरेक्ट करने का कोशिश करना, उनको भी आंसर देना है, उनको भी इन्वॉल्व करना है इस कॉन्वर्सेशन में। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। जीडी में क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत इजी सा टॉपिक पे होता है, आप हिंदी इंग्लिश किसी में डिस्कस बोल सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है जीडी में कि इंट्रोड्यूस करने का एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा और एंड करने का एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा। वहाँ पे आप थोड़ा लोगों के साथ मिलजुल के आप कोऑर्डिनेट करके रहो, थोड़ा चालाक रहो, अपर एडवांटेज रखना, कोशिश करना इंट्रोड्यूस करने का, पॉइंट्स ज़्यादा बोलना, बीच में पॉइंट्स बोलने का कोशिश करना, चुप मत रहना, चुप रहने से ही एलिमिनेट होता है। अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो चांस लेके तो फिर आपको फ़ायदा होगा। तो इंटरव्यूज़ का ओवरऑल यही है, आपको एक माइंड गेम है, एक वो नहीं है, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते हैं वो लोग कि नॉलेज कैसा है उन कैंडिडेट का, वो ऑलरेडी गेट एग्जाम में टेस्ट हो गया है। उसके अलावा आप पर्सनैलिटी वाइज कैसे हो, आप स्माइल करते हो कि नहीं, आप और क्या करते हो, आप पढ़ाई सिर्फ करते हो क्या, तो वो चीज़ के बारे में उनको बताओ। आप किस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो, आप क्या करना चाहते हो, इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो, इतना एक्साइटेड क्या है, क्या करता है आपको, स्माइल के साथ उनका आंसर दो, सबको आंसर दो। और जो भी अगर आपको रोस्ट कर रहा है या आपको अगर आंसर नहीं आता तो आप बताओ सॉरी सर मैं ये आंसर मुझे नहीं आता है एक्चुअली, ऐसा बोल दो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप आंसर के लिए मना कर दोगे तो वो लोग समझते हैं कि सारा आंसर किसी एक कैंडिडेट को नहीं भी आता, फिर वो क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा लेवल को भी डाउन करते। तो ओवरऑल यही इंटरव्यू का एक रामबाण उपाय है ना। प्रैक्टिस करने से आपका इंटरव्यूज अच्छे ज़्यादा जाएगा। आप चाहो तो घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लो या कोर्स ज्वाइन कर लो। इसके अलावा PSU to PSU इंटरव्यूज़ को देते रहो तो वो भी प्रैक्टिस होते जाएगा, एक्सपीरियंस में काउंट होते जाएगा। और अगर आपका रैंक पीछे की तरफ है तो हो सकता है शुरू का इंटरव्यूज़ आपसे क्रैक ना हो, लेकिन जो उस PSUs में आप जो दोस्त चले गए वो नेक्स्ट PSU में नहीं आएंगे। तो ओवरऑल आपका जैसे जैसे आप डीप जाते जाओगे, लेट करते रहोगे तो आपका चांस धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा और लास्ट में आपका सिलेक्शन बहुत सारे PSUs में हो जाएगा। NTPC, IOCL, EIL, HPCL, मैंने ये सब का इंटरव्यूज़ दिया ही नहीं क्योंकि मतलब मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था। इसी तरह से बहुत लोग नहीं देते जिसका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको बहुत चांस धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो आप कॉन्फिडेंस जो है वो रखना है, लिख के प्रैक्टिस करना, हर चीज़ का आंसर रेडी रखना है, आंसर को एकदम स्टिफ नहीं रखना है, एक आंसर को दूसरे क्वेश्चन में चिपकाया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है, वो ध्यान रखना है। और आंसर हमेशा पूरा बोलने का कोशिश करने का ज़रूरत नहीं है, उनके मूड के हिसाब से आप पूरा बोलो, आधा भी बोल सकते हो, छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर वो नहीं सुनना चाहते तो आप पूरा ना बोलो, है ना। अच्छे पॉइंट्स नहीं बोलने का भी मौका मिलता है। बाकी डायनेमिक रहना है, वहाँ पे जाके ही डिसाइड करना है कि क्या क्या मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना है। चेस का गेम है और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना है, बस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं होप करता हूँ आप सबका PSUs में ज़रूर सिलेक्शन होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें कवर कर ली है, फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। मेरे पास इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है, मेरा जो खुद का कॉपी बनाया हुआ जिसमें मैंने सब चीज़ों के आंसर लिखा है मेरे रिस्पेक्ट में, वो भी है मेरे पास। तो आप बताओ, उसको अगर आपको शेयर करने का होगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, है ना, इंजॉय करो।